Bismillahirrahmanirrahim. Students, my name is Ahmed Nadeem and I'm your teacher for statistics. चैप्टर नंबर 15 अपने इख्तिताम को पहुंच चुका हुआ है और आज हम चैप्टर नंबर 15 का एक शॉर्ट रिव्यू करेंगे। हम एक लेक्चर के अंदर पूरे चैप्टर को देखेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि हमने कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टर्म्स इसके अंदर स्टडी की। तो चलिए बोर्ड की तरफ देखते हैं और आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और एसोसिएशन की इंपॉर्टेंट टर्म्स को दोबारा स्टडी करते हैं। स्टार्ट हम कर रहे हैं एसोसिएशन से। कुछ बच्चों ने जिन्होंने साथ साथ पढ़ा हुआ है उनको अंदाज़ा होगा, कुछ स्टूडेंट्स को अंदाज़ा नहीं होगा, इसलिए ये जो रिवीजन का लेक्चर है वो रखा भी इसलिए जाता है ताकि आपको ये अंदाज़ा हो सके कि अब तक हमने जो कंप्लीट किया है एक चैप्टर उसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टर्म्स थी। सो एसोसिएशन क्या था? एक रिलेशनशिप। आप एसोसिएशन को किस तरह जानेंगे? रिलेशनशिप बिटवीन एट्रीब्यूट्स, यानी यहां पर आपने ये ज़हन में रखना है कि हम रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स तो फाइंड करते हैं, लेकिन वो वेरिएबल्स जो है वो क्वालिटेटिव होगा तो वो एट्रीब्यूटल रिलेशनशिप कहलाएगा और इसी को हम एसोसिएशन भी कहते हैं। थोड़ा सा हम पीछे जाते हैं तो यहां पर आपको एक चीज याद रखनी है कि जब हम रिलेशनशिप फाइंड करते थे बिटवीन क्वांटिटेटिव वेरिएबल, एट्रीब्यूटल कौन से वेरिएबल्स थे जिसको हम क्वालिटेटिव वेरिएबल्स भी कहते हैं। क्वालिटेटिव वेरिएबल यानी अ वेरिएबल व्हिच पोसेस द क्वालिटीज लाइक आई कलर, पुअरनेस, टॉलनेस, ठीक है, ये सारी क्वालिटीज है। अगर क्वालिटीज के दरमियान रिलेशनशिप को फाइंड किया जाता है तो फिर हम उसको एसोसिएशन का नाम देते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि एसोसिएशन एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम क्वालिटेटिव वेरिएबल के दरमियान ताल्लुक को चेक करते हैं, ठीक है। लेकिन मैं जो बात आपको यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि रिलेशनशिप को आपने कंफ्यूज नहीं करना। रिलेशनशिप जो है वो क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स के दरमियान भी होता है, यानी जब हम क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स को स्टडी कर रहे थे, क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स का जो रिलेशनशिप था वो किस तरह हमने फाइंड किया था? वो थ्रू हमने रिग्रेशन फाइंड किया था। यानी रिग्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें हम एक वेरिएबल की डिपेंडेंस को चेक करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अदर वेरिएबल, ठीक है। और वो क्या था? वो क्वांटिटेटिव वेरिएबल था। लेकिन जैसे ही हमारा वेरिएबल एट्रीब्यूटल वेरिएबल हो जाता है या वो क्वालिटेटिव वेरिएबल बनता है तो हम क्या करते हैं? उस रिलेशनशिप को थ्रू एसोसिएशन चेक करते हैं, ठीक हो गया। सो एसोसिएशन को अब आपने ये इस तरह जानना है, एसोसिएशन एक टेक्निक है, एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें हम क्वालिटेटिव वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप को फाइंड करते हैं। अब ये रिलेशनशिप किस टाइप का हो सकता है? ये इंडिपेंडेंस भी हो सकती है, यानी दोनों में कोई भी ताल्लुक नहीं हो सकता, या अगर वो ताल्लुक है तो उसकी नेचर किस टाइप की होगी ये हम फर्दर आगे जाकर उसको दोबारा रिवाइज करेंगे। सो उसके बाद है हमारे पास मल्टीनोमियल पॉपुलेशन, ठीक है। आपने इससे पहले आपके माइंड में होगा बाइनोमियल, ठीक है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन भी आपने पढ़ी है, पार्ट 1 में आपने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ी है जिसमें आपने दो का जिक्र किया था, दो पैरामीटर्स, यानी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एक ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन थी जिसके दो पैरामीटर्स थे। अब हम जब मल्टीनोमियल पॉपुलेशन की बात करेंगे तो इसका मतलब ये होगा एक ऐसी पॉपुलेशन जिसमें दो या दो से ज्यादा आपके पास कैटेगरीज एग्जिस्ट कर सकती हैं। लेकिन वो पॉपुलेशन किस टाइप की होगी ये बात याद रखनी है कि हम लोग चूंकि एसोसिएशन को डिस्कस कर रहे हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट एट्रीब्यूट्स, ठीक है। इसीलिए फिर ये कहा गया कि इफ ईच एलिमेंट इज असाइंड टू वन एंड ओनली वन मोर देन टू एट्रीब्यूटल कैटेगरीज, यानी जब एट्रीब्यूट्स की डिफरेंट कैटेगरीज बनी हुई होंगी, एट्रीब्यूट्स होंगे उनकी डिफरेंट कैटेगरीज होंगी और हम एक एलिमेंट को सिर्फ एक नंबर असाइन करेंगे या एक क्लास या एक कैटेगरी अनाउंस करेंगे तो वो फिर क्या कहलाएगी? मल्टीनोमियल पॉपुलेशन। उसके बाद हमने स्टडी किया था क्लास। क्लास क्या था? एक सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स था, ठीक है। एक सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स है जो कि शेयर करते हैं, शेयरिंग
गिवन करेक्टरिस्टिक्स, यानी आप यूं कह सकते हो कि जो करेक्टरिस्टिक्स आप स्टडी करना चाह रहे हो उन करेक्टरिस्टिक्स को जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स शेयर करेंगे या जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स उन करेक्टरिस्टिक्स के हवाले से हमें नजर आएंगे, उन सब को जब इकट्ठा कर लेंगे तो वो क्या कहलाएगी? क्लास। ठीक हो गया? यानी क्लास के लिए एक जैसे करेक्टरिस्टिक्स का इकट्ठा होना बहुत जरूरी है। इसका मिलता जुलता कॉन्सेप्ट सेट्स के हवाले से अगर आपको याद हो, सेट क्या होता था? सेट क्या था? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, यानी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का वहां पे जिक्र इसलिए भी साथ में किया जाता था कि वो एक जैसे ऑब्जेक्ट्स होते थे, जब उनको इकट्ठा कर लिया जाता था वो सेट कहलाता था। सो इसी तरह क्लास भी, जब आपके पास करेक्टरिस्टिक्स एक जैसे करेक्टरिस्टिक्स रखने वाले एट्रीब्यूट्स इकट्ठे हो जाएंगे तो वो क्या कहलाएगी? क्लास। नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और अपने कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा था क्लास फ्रीक्वेंसी। देखिए, जब क्लासेस बन जाती हैं, हमने अभी क्लास को डिफाइन किया है कि क्लास क्या है कि एक ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन है कि जो कि शेयर कर रहे हैं गिवन करेक्टरिस्टिक्स को। तो करेक्टरिस्टिक्स एक जैसे जहां पर इकट्ठे हो जाएंगे तो वो क्लास बन जाएगी। अब उस क्लास में जितने इंडिविजुअल्स एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है, या जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस एग्जिस्ट करेंगी तो वो क्या कहलाएगी? क्लास फ्रीक्वेंसी। सो हम ये कह सकते हैं नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर क्लास, किसी पर्टिकुलर क्लास के अंदर किसी पर्टिकुलर क्लास के अंदर जो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट होते हैं उनकी काउंटिंग हम ये कह रहे हैं बात एक्चुअली, या हम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स की बात करें। देखिए, यहां पर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इसलिए भी कहा जाता है कि जब भी एसोसिएशन को हम स्टडी करते हैं तो एसोसिएशन की स्टडीज में जो एट्रीब्यूट्स हैं वो किसी ना किसी लिंक में जाकर इंडिविजुअल्स के साथ अटैच होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं ग्रेड्स इन इकोनॉमिक्स को चेक कर रहा हूँ ग्रेड्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स के हवाले से। अब ग्रेड्स इकोनॉमिक्स के और ग्रेड्स इन स्टैटिस्टिक्स, ये दोनों एट्रीब्यूट्स हैं ऑब्वियसली पर्सन्स के पास होंगे। किसी इंडिविजुअल के पास स्टैटिस्टिक्स का ग्रेड होगा और उसी इंडिविजुअल के पास इकोनॉमिक्स का ग्रेड भी होगा। सो इसी वजह से ये बात की जाती है कि ऑब्जेक्ट्स के साथ हम इंडिविजुअल का जिक्र भी साथ ही रखते हैं कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर क्लास इज नोन एज क्लास फ्रीक्वेंसी। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी ऑब्जेक्ट्स, यहां पे इंडिविजुअल्स की बात भी हो रही है, ऑब्जेक्ट्स की बात हो रही है, उनकी क्लासिफिकेशन। टू डिस्टिंक्ट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्लासेस, यानी आप ये ज़हन में रखिए, एक तो डिस्टिंक्ट होंगे, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है स्पेसिफिक, यानी एक जैसे करेक्टरिस्टिक्स रखने वाले ऑब्जेक्ट्स, और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्लासेस, यानी जब हम ऑब्जेक्ट्स की म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्लासेस बना देते हैं तो फिर वो क्या कहलाती है? क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। देखिए, बड़ी सिंपल सी ये डेफिनेशन है, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि क्लासिफिकेशन क्या होती है। क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग द इंडिविजुअल्स इनटू द क्लासेस, यानी जब आप इंडिविजुअल्स को या आप ऑब्जेक्ट्स को डिफरेंट क्लासेस में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो उस डिस्ट्रीब्यूशन का नाम है क्लासिफिकेशन। सो जब हम ये बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स तो इसका मतलब है कि आप ऑब्जेक्ट्स को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करें। अब वो ग्रुप किस तरह के होने चाहिए? वो ग्रुप डिस्टिंक्ट होने चाहिए और वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने चाहिए। यहां पर क्लासेस का जिक्र ग्रुप्स के हवाले से भी है, यानी आप यहां पे ग्रुप्स भी लिख सकते हैं। अगर आपके ऑब्जेक्ट्स को हम डिस्टिंक्ट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ग्रुप्स में डिवाइड कर दें तो वो क्या कहलाएगी? क्लासिफिकेशन। ठीक है जी। उसके बाद डाइकोटमी, डाइकोटमी का भी कॉन्सेप्ट इसी तरह ही है। हम यहां पर स्पेसिफिकली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्लासेस या ग्रुप्स, यानी आपकी पॉपुलेशन को जब हम दो डिस्टिंक्ट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं तो वो क्या कहलाती है? डाइकोटमी। ठीक है, इसकी बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है कि मेरे पास एक पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन ऑफ, फॉर एग्जांपल मैं कंट्री की बात करता हूं,
कंट्री ए, कोई कंट्री है आपके पास ए, तो उसकी पॉपुलेशन को जब मैं डिवाइड कर दूंगा दो हिस्सों में, मेल और फीमेल्स, ठीक है, हमारे पास ह्यूमन बीइंग्स में ये दो कैटेगरीज एग्जिस्ट करती हैं। तो मेल्स और फीमेल्स में जब एक पॉपुलेशन को डिवाइड कर दूंगा तो देखिए मेल्स और फीमेल्स दोनों अलग अलग जो है हमारे पास इंडिविजुअल्स हैं, और जब हम दोनों को अलग अलग कर देंगे तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहलाएंगे, क्योंकि दोनों में इंटरसेक्शन एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। इसकी एक और एग्जांपल आपके घरों में भी हो सकती है कि आप जब अपने घरों में देखते हैं तो उस पॉपुलेशन को, चाहे उस फैमिली में 10 लोग हैं या 20 लोग हैं, या जिस तरह ज्वाइंट फैमिली सिस्टम पाकिस्तान में भी है, तो हम देखें तो वहां पर मेल्स और फीमेल्स एग्जिस्ट करते हैं, तो आप अपनी पूरे फैमिली को दो हिस्सों में तकसीम कर देते। तो ये जो दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, मेल्स अलग फीमेल्स अलग, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट चिल्ड्रन, यंग्स या ओल्ड्स, हम ये बात कर रहे हैं कि एक फैमिली के अंदर नंबर ऑफ मेल्स, जेंडर के कॉन्टेक्स्ट में मैं बात कर रहा हूं कि मेल्स कितने, चाहे वो बच्चे हैं या वो जवान हैं या वो बूढ़े हैं, और नंबर ऑफ फीमेल्स, चाहे वो यंग गर्ल्स हैं या चाहे वो वीमेन है, चाहे वो ओल्ड लेडीज हैं, ठीक है। इनको जब हम किसी फैमिली को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, दैट इज नोन एज डाइकोटोमी, ठीक है जी। अब नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कुछ नोटेशंस थी, ए बी सी, अल्फा बीटा और गैमा। ए बी सी हमने उन एट्रीब्यूट्स को नाम दिए थे जो पोसेस करते थे a particular एट्रीब्यूट। यानी आप ये कह सकते हैं कि अगर हम एक एट्रीब्यूट की डिफरेंट कैटेगरीज बना रहे हैं जिसमें पोसेसिंग और डू नॉट पोसेसिंग शामिल है हमारे पास, तो फिर अगर कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल कोई एट्रीब्यूट उसकी प्रॉपर्टी को पोसेस कर रहा है तो उसको ए, बी या सी के हवाले से हम नोटेशंस देते थे, और अगर वो पोसेस नहीं कर रहा, डू नॉट possess a particular attribute, यानी अगर कोई एट्रीब्यूट पोसेस नहीं हो रहा तो फिर हम उस कैटेगरी को अल्फा या बीटा या गैमा के साथ डिनोट करते थे। फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं, अगर हम स्टडी कर रहे हैं आई कलर के हवाले से, हम किसी पॉपुलेशन में चेक कर रहे हैं आई कलर ब्राउन आइज, ठीक हो गया। अब हमने दो स्टूडेंट्स सेलेक्ट किए किसी पर्टिकुलर क्लास में से, तो फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई, दो स्टूडेंट्स हैं। अब हमने ये देखना है कि ब्राउन आइज किसकी हैं, एक्स की हैं या वाई की हैं। अगर हम ये देखते हैं कि एक्स की ब्राउन आइज हैं तो हम फिर उसको एट्रीब्यूटल जो कैटेगरी है वो ए डोनेट करेंगे, और वाई के पास चूंकि ब्राउन आइज नहीं है, अब ब्राउन आइज नहीं है तो उसकी मे बी ब्लैक हो सकती है, ब्लू हो सकती है, कोई और कलर हो सकता है, तो फिर इसका मतलब उसको अल्फा दिया जाएगा। ये है बात समझने वाली यहां पर कि अगर कोई पर्टिकुलर एट्रीब्यूट किसी इंडिविजुअल के पास एग्जिस्ट कर रहा है, पोसेस कर रहा है वो उस एट्रीब्यूट को, तो हम ग्रीक लेटर्स जो है वो नहीं देंगे, हम उनको लैटिन लेटर्स देंगे। और अगर किसी इंडिविजुअल के पास वो एट्रीब्यूट एग्जिस्ट नहीं कर रहा या वो उसकी पोसेसिंग नहीं है उसके पास, तो फिर ग्रीक लेटर्स में से अल्फा, बीटा या गैमा में से उसको हम कोई नोटेशन प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसीज। अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसीज क्या है? द फ्रीक्वेंसीज ऑफ क्लासेस ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर, यानी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में आपके पास डिफरेंट क्लासेस और क्लास फ्रीक्वेंसीज एग्जिस्ट कर रही हैं। उन क्लास फ्रीक्वेंसीज में से जिस क्लास का ऑर्डर हाईएस्ट है उसकी फ्रीक्वेंसीज को हम क्या कहते हैं? अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसीज। और उसका फॉर्मूला है 2 रेज़ टू पावर k, और k जो है वो एट्रीब्यूट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसकी एग्जांपल यहां पे ये है
कि अगर फर्ज कर लें आपके k की वैल्यू 2 है, मतलब k की वैल्यू 2 होने का मतलब है कि आपके पास दो एट्रीब्यूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो फिर अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसीज की तादाद क्या होगी? 4। ठीक है, अगर किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में आपके पास एट्रीब्यूट्स की तादाद 3 है, तो फिर अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसीज कितनी हो जाएंगी? 8। ठीक है जी, अब इसको समझना किस तरह है, जरा एक टेबल के थ्रू इसको अंडरस्टैंड कीजिए कि अगर मेरे पास दो एट्रीब्यूट्स हैं ए और बी, तो अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसीज कैसे बन रही हैं वो जरा गौर से देखिए। ए के लिए हम दो कैटेगरीज रखते हैं कि अगर प्रोसेस कर रहा है कोई इंडिविजुअल तो ए, और अगर प्रोसेस नहीं कर रहा तो अल्फा। इसी तरह बी के लिए प्रोसेसिंग अगर है किसी इंडिविजुअल के पास तो वो बी होगी, और जो अगर प्रोसेस नहीं कर रहा तो वो बीटा होगा। अब देखिए कि अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसीज कैसे बन रही हैं। ए बीटा, इसी तरह अल्फा बी एंड अल्फा बीटा। ये जो आपके पास चार डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज नजर आ रही हैं, दीज आर कॉल्ड अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसीज, क्योंकि ये कौन सी हाईएस्ट ऑर्डर की क्लास है जिसमें एक से ज्यादा एट्रीब्यूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। सो आपने ये फॉर्मूला याद रखना है, एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपके पास अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसीज एग्जिस्ट कर रही हैं तो उसकी एग्जिस्टेंस का प्रूफ हमें कैसे मिलेगा? इस फॉर्मूले के थ्रू, 2⁻k, और k जो है वो नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जितने एट्रीब्यूट्स किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में एग्जिस्ट करेंगे हम उसकी जगह वो वैल्यू लगा देंगे, और इस तरह हमारे पास टोटल नंबर ऑफ अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसीज एग्जिस्ट कर जाएंगे। वापस बोर्ड नंबर 1 की तरफ चलते हैं और मजीद अपनी टर्म्स को रिवाइज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कुछ रिलेशनशिप्स थे। n is equals to frequency of A plus frequency of alpha, frequency of A is equals to A beta frequency and A B frequency, और तीसरा रिलेशनशिप था हमारे पास अल्फा की फ्रीक्वेंसी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं थ्रू द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्फा बी एंड अल्फा बीटा। अगर आपको याद हो तो इससे पहले हमने जो टेबल पढ़ा था उसमें ये फ्रीक्वेंसीज मेंशन थी कि बी बीटा ए अल्फा, तो यहां पर जो फ्रीक्वेंसी अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसी आती थी वो ए बी की है, दिस इज ए बीटा, देन अल्फा बी एंड अल्फा बीटा। और थोड़ा सा और आगे की तरफ मूव करें तो यहां पर हम ए की फ्रीक्वेंसी को मेंशन करते हैं, दिस इज अल्फास फ्रीक्वेंसी, दिस इज बीज फ्रीक्वेंसी एंड बीटास फ्रीक्वेंसी, एंड फाइनली जब हम एंड में पहुंचते हैं तो n इज द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो यहां से देखिए गौर से कि किस तरह ये रिलेशनशिप बिल्टअप हुआ है। कोई आपको याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक टेबल की फॉर्म को क्लियर रखें अपने माइंड के अंदर और उसके बाद इन रिलेशनशिप्स को याद कर लें। कैसे? देखिए n कैसे आ रहा है, a प्लस अल्फा, यानी इन दोनों वैल्यूज को जब आप प्लस करते हैं तो n आता है। तो इसका मतलब है कि हम ये एक और रिलेशनशिप भी तो लिख सकते हैं कि n इज इक्वल टू b प्लस बीटा। और से देखिए कि यहां से अगर हम कॉलम वाइज सम को करें, फ्रीक्वेंसी ऑफ a प्लस फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्फा इज इक्वल टू n, तो रो वाइज भी हमें यही रिजल्ट जनरेट हो रहा है। सो दिस इज b प्लस बीटा। सिमिलरली फ्रीक्वेंसी ऑफ a के लिए हम जब देखते हैं तो ये फ्रीक्वेंसी ऑफ a है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ रहा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए बी और फ्रीक्वेंसी ऑफ ए बीटा, इन दोनों को ऐड करें तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ए आ रही है। तो अल्फा के लिए हम क्या कर सकते हैं, गौर से देखिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्फा बी प्लस फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्फा बीटा। तो यही चीज यहां से जनरेट होती है कि अगर हमने बी की फ्रीक्वेंसी का रिलेशनशिप निकालना है तो वो कैसे निकलेगा। ये देखिए कि बी की फ्रीक्वेंसी का रिलेशनशिप किसके साथ है, ए बी की फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे अल्फा बी की फ्रीक्वेंसी के साथ, एंड सिमिलरली विद द केस बीटा। तो बीटा के लिए हम क्या करेंगे, ए बीटा प्लस अल्फा बीटा। सो ए बीटा प्लस अल्फा बीटा, यानी इनकी फ्रीक्वेंसीज को आप ऐड कर सकते हैं। सो ये टोटल 6 रिलेशनशिप थे
जिसको हमने यूज किया था वेरी इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट क्वेश्चंस। शॉर्ट क्वेश्चंस में भी हमने इनको इस्तेमाल किया था। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है कंसिस्टेंट ऑफ डेटा। देखिए, ये जो अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसीज एग्जिस्ट कर रही हैं, इन अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसीज के हवाले से ये बात हो रही है कि नो फ्रीक्वेंसी कैन बी नेगेटिव, यानी अगर डेटा को कंसिस्टेंट हमने अनाउंस करना है तो हमने ये चीज चेक करनी है। इनफैक्ट ये जो फ्रीक्वेंसी है इसकी बात ज्यादा क्लियर होती है अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसी के हवाले से, यानी कोई भी अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसी नेगेटिव नहीं हो सकती। मींस यहां पर स्पेशली देखिए, ए बी की जो फ्रीक्वेंसी है, ए बीटा की फ्रीक्वेंसी, ए अल्फा बी एंड अल्फा बीटा, ये जो चारों फ्रीक्वेंसीज हैं कभी भी नेगेटिव नहीं होंगी। अगर किसी टेबल में इनकी वैल्यू नेगेटिव एग्जिस्ट कर रही है तो फिर इसका मतलब है कि वो डेटा कंसिस्टेंट नहीं है। ये तो थी जनरल बात, लेकिन हम ये भी चेक करते हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ए एट्रीब्यूट, फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्फा एट्रीब्यूट, फ्रीक्वेंसी ऑफ बीटा एट्रीब्यूट एंड बी एट्रीब्यूट, ये सारी फ्रीक्वेंसीज भी आपकी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, यानी इनको आपस में एक दूसरे को कंफर्म करना चाहिए। यानी हम ये कह सकते हैं कि जब भी हम बी और बीटा को ऐड करें तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आनी चाहिए। दूसरे लफ्जों में हम ये कह सकते हैं कि एक एस्पेक्ट तो कंसिस्टेंट ऑफ डेटा का ये है कि कोई भी फ्रीक्वेंसी नेगेटिव नहीं होगी, अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसी के हवाले से ये बात हो रही है। लेकिन ये रिजल्ट्स भी सारे के सारे प्रूफ होने चाहिए। ये जो 6 रिजल्ट्स हैं, ये भी अगर कोई डेटा वेरीफाई कर रहा है तो फिर वो डेटा कंसिस्टेंट कहलाएगा, अदरवाइज वो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और अपनी मजीद टर्म्स को अंडरस्टैंड करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स। हमने ये चीज स्टडी की कि जब हम एक टेबल बनाते हैं तो उस टेबल में दो एट्रीब्यूट्स अपनी क्लास फ्रीक्वेंसीज और अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसीज के हवाले से जब एग्जिस्ट करते हैं, तो दो एट्रीब्यूट्स ए और बी अगर हमारे पास एग्जिस्ट कर रहे हैं, ए और बी दो एट्रीब्यूट्स हैं, तो ये कब इंडिपेंडेंट होंगे कि जब इन दोनों एट्रीब्यूट्स की कंबाइंड फ्रीक्वेंसी इक्वल हो जाए इंडिविजुअल एट्रीब्यूट की फ्रीक्वेंसीज की मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय n। यानी किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर ये सिचुएशन होल्ड कर जाए कि ए बी दोनों, ए और बी ये दोनों पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स हैं, इन दोनों की फ्रीक्वेंसी का आंसर इनकी इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी की मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय n के इक्वल आ जाए, तो वो फिर ए और बी दोनों एट्रीब्यूट्स क्या कहलाएंगे, इंडिपेंडेंट। और एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स क्या कहलाएगी, इसी से ही रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है कि अगर ए बी की फ्रीक्वेंसी इक्वल ना हो, किसके, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसीज डिवाइडेड बाय n, तो वो फिर एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करेंगे। यानी इक्वालिटी किसको रिप्रेजेंट कर रही है, इंडिपेंडेंस को, और नॉट इक्वालिटी किसको रिप्रेजेंट कर रही है, एसोसिएशन को। ऑब्वियसली नॉट इंडिपेंडेंट हो जाएगा ना। सो अगर एट्रीब्यूट इंडिपेंडेंट नहीं है तो इसका मतलब है कि वो डिपेंडेंट है, और डिपेंडेंट जो है वो एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करती है। सो इसी पर्टिकुलर सिचुएशन के बाद, यानी जब एसोसिएशन एट्रीब्यूट्स के अंदर आ गई है, तो फिर एसोसिएशन की नेचर क्या है। सो नेचर ऑफ एट्रीब्यूट्स फिर क्या कहलाएगी, या आपके पास सिचुएशन ये वाली एग्जिस्ट करेगी कि जिसमें ए बी की जो फ्रीक्वेंसी है वो ग्रेटर है इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसीज की मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय n के। इसके अलावा जो सिचुएशन एग्जिस्ट करेगी वो क्या होगी कि वो लेस भी हो सकती है। अब जो ग्रेटर वाली सिचुएशन है इसको हम कहते हैं पॉजिटिव एसोसिएशन बिटवीन द एट्रीब्यूट, पॉजिटिव एसोसिएशन बिटवीन द एट्रीब्यूट्स। और जब लेस देन वाली सिचुएशन एग्जिस्ट करेगी तो फिर हम ये कहेंगे कि ए और बी जो है वो नेगेटिवली एसोसिएटेड है। सो नेगेटिव एसोसिएशन का जो क्राइटेरिया है या
जो रूल है वो इस हवाले से आपको देखना है, यानी अगर ग्रेटरनेस आ जाए इसके हवाले से तो फिर वो पॉजिटिव एसोसिएशन होगी दोनों एट्रीब्यूट्स में, अगर लेस देन हो जाए तो फिर वो नेगेटिव एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट है आपके पास कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन। ये कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन जो है वो स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करने के लिए, स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन, यानी जब हमारे पास एसोसिएशन एग्जिस्ट कर गई है, जरा गौर करना है मेरी बात पर कि एसोसिएशन अगर एग्जिस्ट कर गई है, चाहे वो पॉजिटिव है या वो नेगेटिव है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट पॉजिटिव एंड नेगेटिव, हम ये बात कर रहे हैं कि दो एट्रीब्यूट्स में एसोसिएशन एग्जिस्ट कर गई है, तो फिर आप क्या करेंगे, उसकी स्ट्रेंथ को चेक करेंगे। उसके लिए फिर कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन मेजर किया जाता है, Q से इसको डिनोट किया जाता है और उसकी वैल्यू -1 से लेकर +1 तक हो सकती है। यानी आप ये कह सकते हैं कि Q की वैल्यू -1 है, Q की वैल्यू 0 भी हो सकती है और Q की वैल्यू +1 भी हो सकती है, ठीक है। और 0 की सूरत में हम ये कहते हैं कि देयर इज नो एसोसिएशन बिटवीन द एट्रीब्यूट्स। सो 0 आप ये कह सकते हो कि नेगेटिव एसोसिएशन से हम अगर पॉजिटिव की तरफ बढ़े तो 0 पर पहुंचकर हम ये कह सकते हैं कि देयर इज नो एसोसिएशन बिटवीन द एट्रीब्यूट्स, ठीक है जी। अब कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन का फॉर्मूला भी है, इसको किस तरह अंडरस्टैंड करना है, अगेन मैं आपको क्राइटेरिया वही बताऊंगा कि आपको याद रखना है टेबल B और A अल्फा B बीटा। सो यहां पर आपके पास ए बी की फ्रीक्वेंसी होती है, दिस इज ए बीटा, देन अल्फा बी एंड अल्फा बीटा। तो इस टेबल की वजह से आपको कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन का फॉर्मूला याद करने की भी जरूरत नहीं है। तो वो कैसे आएगा, क्यू का फॉर्मूला आपको याद रखना है डायगोनल, सबसे पहले ए बी मल्टीप्लाई बाय अल्फा बीटा माइनस, अब जो ऑफ डायगोनल है, ये जो ऑफ डायगोनल वाली सिचुएशन एग्जिस्ट कर रही है, दिस इज ए बीटा मल्टीप्लाई बाय अल्फा बी, ठीक है। और डिनोमिनेटर में यही फैक्टर प्लस के साथ एग्जिस्ट कर जाएंगे, यानी ए बी अल्फा बीटा और ये प्लस हो जाएगा ए बीटा इंटू अल्फा बी। सो बहुत आसान सा मेथड है। अब नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और मजीद टर्म्स को अंडरस्टैंड करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कंटिंजेंसी टेबल। कंटिंजेंसी टेबल को आमतौर पर R बाय C से रिप्रेजेंट किया जाता था, ठीक है, इससे पहले हमने जो पढ़ा था। और R स्टैंड्स फॉर रोज एंड C स्टैंड्स फॉर कॉलम्स, यानी एक टेबल में कुछ रोज एग्जिस्ट कर रही हैं, कुछ कॉलम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, और रोज को R से रिप्रेजेंट करते हैं और C को हम कॉलम से रिप्रेजेंट करते हैं। अब कंटिंजेंसी टेबल क्या था, कंटिंजेंसी टेबल एक ऐसा टेबल है जो कि आपको दो एट्रीब्यूट्स की डिफरेंट कैटेगरीज को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी अगर हम ये कहते हैं कि वी हैव एट्रीब्यूट A, वी हैव एट्रीब्यूट B, तो A की कैटेगरी को हम A1, A2, A3 so on A R तक रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और B की कैटेगरीज को B1, B2, B3 एंड so on BC तक रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यानी A के पास बहुत से कैटेगरीज हो सकती हैं, B के पास बहुत सी कैटेगरीज हो सकती है। जब हम दोनों एट्रीब्यूट्स की सब कैटेगरीज को किसी टेबल के अंदर अरेंज करेंगे, दैट अरेंजमेंट इज कंटिंजेंसी टेबल। अब उसी कंटिंजेंसी टेबल के हवाले से हम आगे देखते हैं टेस्ट फॉर स्टैटिस्टिकल इंडिपेंडेंस। देखिए, याद रखिए कि आमतौर पर हम जब एसोसिएशन को स्टडी करते हैं तो हमारे पास ज्यादातर डेटा जो है वो इस हवाले से आता है कि हमारे पास डेटा इंडिपेंडेंस की तरफ जा रहा होता है। हम दो एट्रीब्यूट्स के दरमियान रिलेशनशिप को फाइंड करने की कोशिश करते हैं, और जब भी रिलेशनशिप को फाइंड करना होता है तो उनकी इंडिपेंडेंस की तरफ मूव किया जाता है।
सो इन द टेस्ट फॉर स्टैटिस्टिकल इंडिपेंडेंस में हमारे पास 6 स्टेप्स थे। पहला स्टेप था हम एच नॉट और H1 को डिफाइन करते थे। दूसरा स्टेप था हमारे पास अल्फा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, जो कि आमतौर पे 5% कंसिडर होता है। नंबर 3 पर हम फॉर्मूला लिखते थे, काई स्क्वायर को यूज किया जाता है टेस्ट फॉर स्टैटिस्टिकल इंडिपेंडेंस के लिए, और उसका फॉर्मूला क्या था, डबल सिग्मा O माइनस ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई। एंड देन, और यही चीज जो है वो येट्स ने करेक्ट की थी। अगर आपको याद हो, इसको हम काई स्क्वायर एडजस्टेड भी बोलते थे, काई स्क्वायर एडजस्टेड। ये कब होता था, जब आपके पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज की तादाद जो है वो 5 से कम हो जाती थी। सो काई स्क्वायर ने क्या एडजस्ट किया था, उसने कहा था कि ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज में से एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज को माइनस करें, उसका मॉड लें और 0.5 को माइनस कर दें, फिर उसके बाद उसका स्क्वायर करें और एक्सपेक्टेड वैल्यू से डिवाइड करें। अब आपको याद होगा एक्सपेक्टेड वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते थे, रो टोटल को, जो कंटिंजेंसी टेबल में रो टोटल होता था उसको मल्टीप्लाई करते थे कॉलम टोटल के साथ और डिवाइड कर देते थे हम ग्रैंड टोटल के साथ। ठीक है, और फिर ये सारी कैलकुलेशंस होती थी नंबर 4 पर। नंबर 5 पर आपका क्रिटिकल रीजन डिफाइन होता था, हम एच नॉट को रिजेक्ट करते थे, रिजेक्ट एच नॉट इफ chi square calculated is greater than is equals to chi square 1 minus alpha into v, और v क्या था आपका, r minus 1 into c minus 1। r stands for rows of the contingency table and c stands for columns of the contingency table। और उसके बाद फाइनली आप 6 स्टेप की तरफ मूव करते थे, और वो क्या होता था, कंक्लूजन। सो टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस के अंदर क्या होता था, सबसे पहले एच नॉट H1, फिर अल्फा, फिर फॉर्मूला, और फॉर्मूले में भी 2 हमारे पास डिफरेंट फॉर्मूलाज थे। ये येट्स ने करेक्शन की थी, यहां पर मैं लिख देता हूं, अकॉर्डिंग टू द येट्स करेक्शन। तो येट ने करेक्शन की थी, और ये कब अप्लाई होता था आपके पास ये वाला फॉर्मूला, जब आपके पास कंटिंजेंसी टेबल 2/2 का हो, यानी जब 2/2 के अलावा कोई भी टेबल हो, चाहे वो 3/2 हो, चाहे वो 4/4 हो या 3/3 हो, यानी 2/2 के अलावा कोई हो, तो फिर आप ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। देन फिर हमारे पास रिजेक्शन रीजन, अकॉर्डिंग टू द रूल आप अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट या एक्सेप्ट करते थे, और फाइनली फिर उसकी डिस्क्रिप्शन होती थी। वापस बोर्ड नंबर 1 की तरफ चलते और अपनी टर्म्स को वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कोएफिशिएंट ऑफ कंटिंजेंसी। देखिए, टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस में हमारे पास रिजेक्शन भी होती है, एक्सेप्टेंस भी होती है, नल और अल्टरनेट हाइपोथेसिस के हवाले से। लेकिन जब हमारे पास रिजेक्शन बहुत ज्यादा हो जाती है, तो फिर हम क्या करते हैं, अगर हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं तो इसका मतलब है हम ये चीज देख रहे हैं कि जो एट्रीब्यूट्स हैं वो इंडिपेंडेंट नहीं है, तो वो डिपेंडेंट है। अगर एट्रीब्यूट्स डिपेंडेंट हैं तो फिर उनकी नेचर ऑफ एसोसिएशन को चेक करने के लिए फिर हम क्या चीज कैलकुलेट करते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ कंटिंजेंसी। उसका फॉर्मूला है फाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू काई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। ये काई स्क्वायर वही है जो आप कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेटेड फ्रॉम टेबल। टेबल मतलब जो आपके पास गिवन इंफॉर्मेशन होती है, गिवन इंफॉर्मेशन के हवाले से जो आप कैलकुलेशंस करते हैं, ये वही काई स्क्वायर है। इसका दूसरा फॉर्मूला है c इज इक्वल्स टू काई स्क्वायर डिवाइडेड बाय n प्लस काई स्क्वायर स्क्वायर रूट, और ये फॉर्मूला जो है वो स्पीयरमैन फॉर्मूला कहलाता है। यानी दोनों फॉर्मूला से आपने कोएफिशिएंट ऑफ कंटिंजेंसी की वैल्यू को कैलकुलेट करना है अगर कहा गया है, अदरवाइज आप अपनी मर्जी से कोई भी फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर स्पीयरमैन्स फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है। उसके बाद इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था हमारा रैंक कोरिलेशन। देखिए, कोरिलेशन आपने इससे पहले फाइंड की हुई थी, लेकिन वो कोरिलेशन कब आप कैलकुलेट करते थे, जब आपके पास डेटा ओरिजिनल वैल्यूज के हवाले से अवेलेबल था। अगर आपके पास डेटा x और y की सूरत में अवेलेबल है ओरिजिनल वैल्यूज,
तो फिर आप सिंपल कोरिलेशन का फॉर्मूला अप्लाई करते थे जिसको हम आर के थ्रू डिनोट करते थे। लेकिन अगर आपके पास एक्स और वाई ओरिजिनल डेटा अवेलेबल नहीं है, हमारे पास उनके रैंक्स अवेलेबल हैं, यानी एक्स आर और वाई आर इन टर्म्स ऑफ रैंक्स, यानी रैंक्स आपके पास अवेलेबल हो, तो फिर जो कोरिलेशन कैलकुलेट होती है उसको हम कहते हैं रैंक कोरिलेशन, और उसका फॉर्मूला है आर इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय n टाइम्स n स्क्वायर माइनस 1। और यहां से आपको याद रखना है कि d क्या है, इट इज द सब्ट्रैक्शन ऑफ x एंड y रैंक्स, यानी x के रैंक्स में से y के रैंक्स को माइनस करेंगे तो d कैलकुलेट होगा, और वहीं से उस कॉलम का फिर आप स्क्वायर निकाल लेंगे जिससे आपका डी स्क्वायर कैलकुलेट हो जाएगा, और वही डी स्क्वायर जो है इस फॉर्मूले में पुट अप हो जाएगा। n इज द टोटल नंबर ऑफ पेयर्स जो कि इस डेटा में अवेलेबल होंगे। उम्मीद करते हैं कि चैप्टर नंबर 15 एसोसिएशन आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। इस चैप्टर की जितनी भी एम्बिग्युइटीज हैं थ्रू टेक्स्ट बुक उनको जरूर क्लियर करें, और इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को भी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी एक नए चैप्टर के साथ। अल्लाह हाफिज।